सीरीज बेटा कल हमने देखा था क्वांटिटीज़ के बारे में। कल हमने पढ़ा था क्वांटिटीज़ क्या होती है और कैसे हम लोग इस क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं या फिर कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज हम लोग देखने जा रहे वाले हैं इसके आगे वाला पोर्शन जो कि क्वांटिटीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट है, बट ये वेरिएबल डिपेंडेंट है। अब वेरिएबल डिपेंडेंट बोले तो क्या, देखो जैसे हम लोगों ने बेसिक क्वांटिटी की बात करी थी, बेसिक क्वांटिटी, व्हाट इज मीन बाय बेसिक क्वांटिटी बेटा? बेसिक क्वांटिटी बोले तो ऐसा क्वांटिटी जो खुद का वैल्यू खुद देता है, मींस द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी टू एक्सप्रेस देयर वैल्यूज, विच गिव्स इट्स ओन वैल्यू। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा? देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। तो सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा? 7 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज। ओके बेटा, नेक्स्ट अब कौन से हैं ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी? सबसे पहला था मास, दूसरा था लेंथ, तीसरा था टाइम, चौथा है टेम्परेचर, फिफ्थ वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ वाला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सेवेंथ वाला है करंट। ओके बेटा, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसी के बाद में सेकेंड वाला जो पॉइंट आता है इसमें, बेसिक क्वांटिटी के बाद में, बेसिक क्वांटिटी के बाद में जो सेकेंड वाला पॉइंट चलता है वो है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स का क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको बता दूं पहले। अब देखिए बेटा, सप्लीमेंट्री यूनिट बोले तो क्या, जो एंगल्स होते हैं, कुछ एक एंगल्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ओके, और ये मतलब रिजिड सरफेस है। मेरे को एक बात बताओ बेटा, इसमें कितना इसमें एंगल कितना डिग्री का है? इसमें 0 डिग्री एंगल है, कोई बात नहीं, हो गया साइड में। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा? आपको मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है। 180 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए, 3 क्यों 1 2 और ये 3, 1 2 3, ओके। हाँ, 180 डिवाइडेड बाई 3 अगर करोगे तो कितना कितना बैठेगा? एक एक जगह पे, एक एक कॉर्नर पे कितना बैठेगा? 60 डिग्री बैठेगा। 60 120 180 बराबर 60 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, 60 यहाँ पे। तो ये एंगल जो है इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे देखोगे 45 आएगा बीच में से, हाँ, यहाँ पे टोटल देखोगे तो 90 आएगा, बीच में से देखोगे 45 आएगा, यहाँ पे भी 45 आएगा, यहाँ पे भी 45 बीच में से, हाँ, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं, पूरा देखोगे तो वो आएगा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है, इस एंगल, ये एंगल खुद की वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसी के भी ऊपर नहीं, सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन यहां पे 2 लेंथ चाहिए, एक ही क्वांटिटी चाहिए लेकिन डबल चाहिए। कैसे? देखो इधर साइड का एक लेंथ और इधर साइड का एक लेंथ। इसी वजह से अब इसको ना तो हम लोग फंडामेंटल बोल सकते हैं, फंडामेंटल बोल बेसिक, डिराइव नहीं बोल सकते हम लोग। डिराइव क्यों नहीं बोल सकते? डिराइव का मतलब डेफिनेशन अगर हम लोग करने बैठे तो डिराइव का डेफिनेशन कैसे बनेगा? द क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी टू एक्सप्रेस देयर वैल्यूज। ओके, तो यहां पे देखो हम लोगों का सेकेंड वाला पॉइंट आता है डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज बोले तो क्या बेटा? जो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, वेरिएबल पे डिपेंडेंट रहेगी, मतलब एक क्वांटिटी को छोड़ के दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, 2 या फिर 2 से ज्यादा। जैसे कि स्पीड अगर देखते तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन देखेंगे तो वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। एफ अगर देखोगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये देखो ना, ये 2 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, 2 या फिर 2 से ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, बराबर 2 या फिर 2 से ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर एंगल की बात करते हैं हम लोग तो इधर साइड की एक लेंथ, इधर साइड की एक लेंथ, दोनों है, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट, लेकिन दोनों कौन सी क्वांटिटी है? एक ही क्वांटिटी है जो कि है आपका लेंथ, इसीलिए इसको अलग इसमें डाला गया। क्योंकि अगर ये फंडामेंटल होता तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट है डिपेंडेंट है किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर। दोनों भी लेंथ ही चाहिए, तो लेंथ को छोड़ के कोई और है भी नहीं है, तो इसके लिए इसको डाला गया है दूसरे सेगमेंट में, जिसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होते हैं बेटा, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल।
नाउ व्हाट इज मीन बाय प्लेन एंगल एंड व्हाट इज मीन बाय सॉलिड एंगल? प्लेन एंगल बोले तो क्या एंड सॉलिड एंगल बोले तो क्या? प्लेन एंगल बोले तो ये इस पे मिलने वाले एंगल्स हम लोगों के, ठीक है। क्यूब आपने देखा होगा, क्यूब क्यूब मालूम है ना, आप खेलते हो ना बचपन में वो इधर उधर करने वाला पजल वाला क्यूब, तो उस पजल वाले क्यूब में भी आप देखते हो बेटा, उसमें भी एक एंगल बनता है। तो वो कौन सा एंगल बनेगा? अब क्यूब है तो पूरा भरे वाला रहेगा, एम्प्टी तो हॉलो स्फीयर तो वो रहेगा नहीं। पूरा भरे वाला अगर है तो उसको कौन सा बोलेंगे बेटा? फिर कौन सा क्यूब बोलेंगे उसको, या फिर उसको कौन सा एंगल बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्यों? क्योंकि वो टोटली भरे वाला है, मटेरियल से इनबिल्ड है। अगर मटेरियल पूरा किसी चीज के अंदर भरे वाला है तो उसको बोलते हैं हम लोग मतलब सॉलिड एंगल। अब हम लोगों ने कल फंडामेंटल क्वांटिटी देखा है, अब फंडामेंटल क्वांटिटी के कुछ सब्सटेंशंस रह गए थे, वो आज हम लोग देखेंगे, इसके बाद में डिराइव क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में आप जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं उसको आप लिख लीजिए, ठीक है बेटा, उसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। ओके, सो सबसे पहला वाला आता है फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटी और उसके सब्सटेंशंस यूनिट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पे सबसे पहला वाला कौन सा क्वांटिटी है बेटा? मास। इसको इंडिकेट किससे करते हैं? यम से। इसका यूनिट क्या है? केजी, बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वाला है बेटा आपका लेंथ। लेंथ को किससे दिखाते हैं हम लोग? डी से दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं, यल से भी दिखाते हैं। आपको अगर याद होगा तो यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वेर यस इज अ डिस्प्लेसमेंट, डी इज अ डिस्टेंस। अगर स्ट्रेट लाइन है तो दोनों भी इक्वल ही होते हैं, इसीलिए उसको यस से भी दिखा सकते हैं, डी से भी दिखा सकते हैं और एल से भी दिखा सकते हैं। इसका अगर यूनिट देखोगे तो वो है आपका मीटर। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला है आपका टाइम। इसको दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं टी, जिसका यूनिट है सेकेंड, जिसको दिखाते हैं स्मॉल एस से। ओके, अब आपके मन में कंफ्यूजन है यहाँ पे, मुझे मालूम है कि कैपिटल कब लिखना है, स्मॉल कब लिखना है। मैंने यम लिखा लेकिन स्मॉल यम लिखा, मैंने कैपिटल यम क्यों नहीं लिखा? तो ऐसे यूनिट बेटा जिनको साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, मतलब यूनिट जिनको साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, ऐसे यूनिट्स को कैपिटल में लिखते हैं। जैसे कि वर्क का यूनिट क्या है बेटा? वर्क का यूनिट क्या है? जूल है। जूल क्या है? पेरेसेक जूल नाम के साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको कैपिटल में लिखा मैंने, जे। जैसे कि फोर्स का यूनिट देखोगे, फोर्स का यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन है, लेकिन उसको कैसे लिखते हैं हम लोग? कैपिटल एन लिखते हैं। कैपिटल एन क्यों लिखते हैं? सर आइजैक न्यूटन की वजह से हम लोग इसको कैपिटल एन लिखते हैं। सर आइजैक न्यूटन की वजह से इसको कैपिटल एन लिखा जाता है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैव टेकन हियर कैपिटल एन। उसके बाद में अगर देखोगे वर्क का हो गया, इसका हो गया, करंट का देखते हैं। करंट का यूनिट क्या है बेटा? कैपिटल ए है। क्यों? एंड्रे मेरी एम्पियर, एंड्रे मेरी एम्पियर की वजह से क्या होता है, इसको कैपिटल ए लिखा जाता है। अब ये जो है, ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? साइंटिस्ट के नाम के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके ऑनर के ऊपर डिपेंडेंट है कि कैसे किसको ऑनर दिया है कि नहीं दिया है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये सब्सटेंशन जब हम लोग लगाते हैं, ये जब सब्सटेंशन हम लोग लगाते हैं, ये यूनिट के जब सब्सटेंशन हम लोग लगाते हैं, इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम लोग इसको कैपिटल में लिखेंगे कि स्मॉल में लिखेंगे। जैसे कि मीटर, मीटर किसी साइंटिस्ट का नाम है क्या? नहीं है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसीलिए हमने मीटर को किस में लिखा है बेटा? स्मॉल में लिखा है। केजी, किलोग्राम, कौन से साइंटिस्ट का नाम है? किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं, इसलिए उसको कैसे लिखा है? स्मॉल में लिखा है। सेकंड, कौन से साइंटिस्ट का नाम है? किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं, इसलिए इसको क्या लिखा है बेटा? मैंने स्मॉल यस लिखा है। लेकिन न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन मालूम है ना, ग्रेविटी का शोध करता, बराबर, उसने क्या बोला था? अब इसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ अगर जानना है तो 1642 से लेके 1727 जो है इसका बर्थ पीरियड और डेथ पीरियड है। ओके, अब इसके बाद में इधर वापस चलते हैं हम लोग। टाइम हो गया बेटा, टाइम के बाद में क्या है आपका? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को दिखाते हैं हम लोग टी से, और टेम्परेचर का यूनिट क्या है? तो टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, बराबर। केल्विन किसका नाम है? एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसको कैपिटल में लिखना है कि स्मॉल में लिखना है? केल्विन को ऑफ कोर्स कैपिटल में लिखना है, तो इसलिए कैपिटल के। उसके बाद में है आपका करंट। करंट किससे दिखाते हैं बेटा? आई से दिखाते हैं। अब करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर किसका नाम है? एंड्रे मेरी एम्पियर का नाम है। एंड्रे मेरी एम्पियर का नाम होने की वजह से करंट का यूनिट क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? करंट का यूनिट लिख देंगे एम्पियर का ए। ओके, करंट का यूनिट क्या गया फिर? एम्पियर का ए। नेक्स्ट सिक्स्थ वन पे है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मुझे पूरा स्पेस नहीं हो रहा इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख दीजिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे दिखाते हैं हम लोग?
मोल से, और इसका यूनिट भी क्या है बेटा, मोल ही है, ठीक है। लास्ट वाला है क्वांटिटी आपका 7 नंबर का क्वांटिटी, 6 हो गए हमारे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट वाला है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम लोग C से दिखाते हैं और इसका यूनिट है कैंडला, ओके, जिसको दिखाया जाता है, जिसको लिखा जाता है CAD से, कैंडला से, ओके, बट उसका यूनिट क्या है, कैंडला है। अब इसके बाद में आया सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है आपके, सबसे पहला है प्लेन एंगल। इसको दिखाने के लिए हम लोग एंगल का ही एरो निकालते हैं, प्लेन एंगल का एरो निकालते हैं। इसका यूनिट है रेडियन, और उसके बाद में सॉलिड एंगल। इसको दिखाने के लिए ये ऐसा करते हैं, फाई निकाल के बीच में से लाइन लगा देने का। अब ये फाई फेस को लेके आप कंफ्यूज होने वाले हो, आगे चल के ये हम लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ये आगे चल के आप कंफ्यूज होने वाले हो उसके ऊपर। फाई जो है ना बेटा, फाई फेस का भी एक यूनिट मतलब सिंबल है। फाई से फेस भी दिखाते हैं हम लोग, फाई से अल्टरनेट करंट है कि डायरेक्ट करंट है उसके अंदर का भी फेस दिखाते हैं हम लोग, और एंगल फाई लेके अगर दिखाया तो वो हो गया आपका सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट है स्टेरेडियन, जिसको लिखा जाता है STRAD, ओके, स्टेरेडियन, ओके। सो दीज आर द यूनिट, आप ये सारे यूनिट्स को मेंशन कर लीजिए, ठीक है। पॉज करिए, स्क्रीनशॉट करिए, जो करना है सो करिए, ये सारे को आप लिख के रख दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा बेसिक क्वांटिटी को लेके, फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके पूरा हो गया ये। अब इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी का एक भी पॉइंट बाकी नहीं है, सारे के सारे पॉइंट हमारे हो गए हैं, एक भी पॉइंट इसमें का बाकी नहीं है, ओके। ल्यूमिनस इंटेंसिटी में और एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब एक बात बताओ बेटा, सी आई नो कि अब आपको इसमें सिर्फ एक इसमें डाउट है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास ना एक लाइट सोर्स है, मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि है ये, इसको क्या कहते हैं बेटा, ओ रिंग, बराबर ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ओ रिंग कहेंगे, बराबर। तो ये या फिर इसको रिंग भी कहा जाता है, मुझे पता नहीं है एक्चुअली, लाइट सोर्स के लिए मैंने इसको ये किया है, सोर्स ऑफ लाइट के लिए मैंने इसको लिया है, ओ रिंग कहते हैं उसको, ठीक है। अब ये ओ रिंग जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये खुद की जो लाइट इंटेंसिटी जो दे रहा है, खुद जो इसकी इंटेंसिटी है वो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप बोलो सर करंट के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं बेटा, करंट कितना भी दो आप, 220 दो, 240 दो, 10 दो, 20 दो, 25 दो, कितना भी दो, उसका इंटेंसिटी कितना रेडिएट होने वाला है। जैसे कि 100 वैट का बल्ब है, 100 वैट के बल्ब के लिए आपने 220 सप्लाई भी दिया तो भी वो 100 वैट ही देने वाला है, आपने 110 भी दिया तो भी वो 100 वैट ही देने वाला है। अगर आपने कम दिया तो वो ऑपरेट ही नहीं करेगा। अगर आपने वहां पे वोल्टेज को कम कर दिया, वो बल्ब में अगर वोल्टेज को कम कर दिया तो वो होगा ही नहीं, बराबर। तो ऐसे क्या किया जाता है, ऐसे केसेस में हम लोग जो है उसकी इंटेंसिटी को कांस्टेंट बोल देते हैं। कांस्टेंट बोल दिया इसका मतलब क्या है कि वो फिक्स्ड है, वो बदलने वाली नहीं है। 100 वैट का बल्ब अगर लिया, उसमें आपने वोल्टेज कितना भी दो, करंट कितना भी दो, उसमें से आउटपुट कितना मिलने वाला है, 100 वोल्ट का। सन से जो लाइट आएगी, अब सोलर रेडिएशन जो आते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, सोलर में कभी ऐसा हुआ है कि आपको तो मालूम है लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ELECTRO, इलेक्ट्रो मैं अलग लिख रहा हूं, मैग्नेटिक रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा गामा। सी रेडिएशन क्या होता है बेटा, रेडिएशन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों का जब चलते हैं, तीन अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जब चलते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, हम लोग उसको बोलते हैं रेडिएशन। ये किसके फॉर्म में चलता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो, बोले तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सन के पास से अल्फा बीटा गामा जीटा डेल्टा यूवी एक्सरेज एंड सम अमाउंट ऑफ IR रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सारे रेज हमारे अर्थ की तरफ आते हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आ रहे होते हैं हमारे अर्थ की तरफ, लेकिन हमारा ओजोन क्या करता है, मोस्ट ऑफ को, मैक्सिमम को एब्जॉर्ब कर लेता है और वेरी लेस अमाउंट को क्या करता है, पास ऑन कर देता है, वेरी लेस अमाउंट को वो आगे कैरी ऑन करता है। मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन लेयर। बट कभी ऐसा हुआ है कि सन के पास से जो भी रेडिएशन आ रहा है वो कम ज्यादा होने वाला है, हमारा अर्थ का रोटेशन रिवॉल्यूशन की वजह से वो कम ज्यादा होगा, ये बात अलग है, लेकिन सन के पास से जो रेडिएशन आएगा वो कम ज्यादा होने वाला है क्या, नहीं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो सन की है वो तो फिक्स है, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी फिक्स है।
तो ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? सन के पास से आने वाली लाइट किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? उसको मीडियम लगता है क्या? लाइट को नहीं लगता है। लाइट को कोई प्रोपोगेट करने के लिए कोई ये चाहिए होता है क्या? पार्टिकल चाहिए होता है क्या? नहीं, लाइट अपना अपना ट्रैवल कर लेती है। साउंड नहीं बोल सकते क्योंकि साउंड को क्या लगेगा? मीडियम लगेगा, पार्टिकल लगेगा। अगर पार्टिकल है तो साउंड ट्रैवल करेगा, पार्टिकल नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। वैसे रेडिएशन में बेटा, रेडिएशन में अगर आप रेडिएशन की बात कर रहे हो तो रेडिएशन क्या है? डायरेक्टली सन के पास से आने वाला जो इंफ्रारेड या फिर आईआर जो भी रेडिएशन जो आएगा, रेडिएटेड एक्सेलरेशन जो आएगा, उसी को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? रेडिएशन। और ये हमारा जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी में। ठीक है, अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुई क्या? नहीं, वो खुद की खुद चल रही है, इसीलिए वो गई कौन सी क्वांटिटी में? फिजिकल क्वांटिटी में, बेसिक क्वांटिटी में। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी में गई वो बेसिक क्वांटिटी में। अब जब हम लोग डिराइव क्वांटिटी देखेंगे ना, तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी जो अभी 70-80% क्लियर हुआ है ना, वो तो 90% क्लियर हो जाएगा जब हम लोग कौन सा क्वांटिटी देखेंगे? अभी डिराइव क्वांटिटी देखेंगे। तो अब देखिए बेटा, डिराइव क्वांटिटी कैसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, सीरियस 1 मिनट। हाँ, देखिए बेटा, अभी हम लोग देखेंगे डिराइव के बारे में। थोड़ा सा डिराइव देख लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर और एक्सप्लेन करता हूं, अगर समझ में आया तो फिर हो जाएगा। ठीक है, डिराइव सी द, लिख लीजिए मेरे साथ, डिराइव क्वांटिटी मेरे साथ आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। द क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फंडामेंटल बेसिक is known as derived quantity। देखो, रेस्ट ऑफ 7 बेसिक फंडामेंटल बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए बेटा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये फंडामेंटल का और डिराइव का क्या झमेला है। दैट विल टेक इट फर्स्ट। ओके, अब एक बात याद रखिए बेटा, फंडामेंटल और डिराइव में क्या फर्क है मैं बताता हूं। फंडामेंटल की जब हम लोग बात करते हैं तो फंडामेंटल सिर्फ और सिर्फ 7 ही क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है। 7 को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है, 7 बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज है, वो सारी क्वांटिटी कौन सी है बेटा? डिराइव है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट छोड़ के, सप्लीमेंट्री यूनिट ना तो फंडामेंटल में जाता है ना डिराइव में जाता है, वो अलग हो गया। फंडामेंटल को छोड़ के बाकी जितनी भी है वो सारी डिराइव क्वांटिटी है। अब आप बोलोगे कि सर फंडामेंटल कैसे पहचानना है, डिराइव कैसे पहचानना है? बहुत सिंपल है बेटा, मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, और इसी के साथ में मैंने क्या बोला? वेलोसिटी। अब आप बताओ, आपको समझो कोई न्यूमेरिकल है, उसमें बोला कि वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी समझो निकालनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये कितने के ऊपर डिपेंडेंट है? ये वेलोसिटी कितने क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है? 2 के ऊपर है बेटा, 1 2 के ऊपर डिपेंडेंट है ना। खुद की खुद वैल्यू दे रहा है क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट खुद का खुद वैल्यू दे रहा है। जो भी लेंथ है, जो कोई भी लेंथ है, वही लेंथ उसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हुआ क्या? नहीं। वेलोसिटी हुई क्या? हाँ हुई। किसके ऊपर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के ऊपर। अच्छा, वेलोसिटी का छोड़ दीजिए, दूसरा वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी को छोड़ के दूसरा वाला एग्जांपल लिया हमने एक्सेलरेशन का। फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये, कोई अड़चन नहीं है इसमें, कोई तकलीफ नहीं है। देखो, a किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वेलोसिटी भी, टाइम भी। हो गया। ये खुद का खुद वैल्यू दे सकता है क्या? नहीं, इसको वेलोसिटी भी चाहिए होगा, टाइम पीरियड भी चाहिए होगा, 2 चाहिए होंगे। चलो, ये भी हो गया। दूसरा देखते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना। देखो ये जो है जी भी चाहिए, यम भी चाहिए, ये भी यम चाहिए, आर स्क्वायर भी चाहिए। मतलब ये खुद की खुद वैल्यू दे सकता है क्या? नहीं। इसको कौन कौन चाहिए होगा? जी भी चाहिए होगा, यम भी चाहिए होगा, यम भी चाहिए होगा, आर स्क्वायर भी चाहिए होगा, इतना सारा चाहिए होगा। कौन सा क्वांटिटी बना? ये डिराइव क्वांटिटी बना। डिराइव क्वांटिटी को सिंपली अगर समझना है तो जो दो या फिर दो से ज्यादा चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, अलग अलग दो या फिर दो से ज्यादा चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपनी वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे क्वांटिटीज को जो है हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं हम लोग डिराइव क्वांटिटी। ओके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के हाँ बेटा, कौन सा बेटा? टाइम फंडामेंटल है। टाइम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कल ही तो हमने देखा है ना, टाइम किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? अब भारत में मेजर करो या फिर पाकिस्तान में मेजर करो, अफगानिस्तान में मेजर करो, काबुल में मेजर करो, इस्तांबुल में, उज्बेकिस्तान में, कहीं पे भी मेजर करो, 60 मिनट का 1 घंटा है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी गए तो भी 60 मिनट का 1 घंटा है। तो अब टाइम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसी के ऊपर नहीं, वो खुद की खुद वैल्यू दे रहे हैं ना। तो उसको डायरेक्शन चाहिए। अब देखो ईस्ट में अगर 1 बज रहा है, हमारे घर में अगर मैं ईस्ट में जाके अगर टाइम मेजर करता हूं तो 1 बजा, तो क्या वेस्ट में 1:30 बजेगा क्या? वो 1 ही बजने वाला है। तो इस वजह से ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली टाइम जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, ठीक है बेटा, या फिर बेसिक क्वांटिटी। मैं फंडामेंटल बोल रहा हूँ, बेसिक बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो। ये बेसिक फंडामेंटल दोनों एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। महेश सर को महेश सर बोलो, सांगड़े सर बोलो, दोनों भी एक ही सर के नाम है, एक ही सर के नाम को आप दोनों से ये कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा हो गया डिराइव क्वांटिटी के बारे में। तो हम लोग डिराइव क्वांटिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं बेटा? कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज आपको अवेलेबल है, rest of 7 fundamental quantities of basic quantity, all quantities are derived quantity. Whatever it doesn't matter, acceleration due to gravity, universal gravitational constant, flux, AC, DC, magnetic field, magnetic current, electromagnetism, whatever you have taken, it doesn't matter, only and only 7 basic quantities are there on। हाँ, ये हो गया आपका क्लियर यहाँ पे। चलो अभी हम लोग चलते हैं दूसरे वाले सेगमेंट की तरफ, जो कि है बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू आवर लास्ट ईयर। हम लोग लास्ट ईयर में जितने भी बेसिक कंसेप्ट छूट गए हैं हम लोग उसको अभी देखेंगे। मुझे बताओ डिराइव एंड फंडामेंटल क्लियर हो गया ना आपका? चलो अभी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सारे फॉर्मूलाज, ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में सारे के यही फॉर्मूलाज हम लोग रिपीट करने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। स्पीड वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी से आने से पहले सबसे पहला देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस एंड व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? भले ही आप लोगों ने इसको 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है कि शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन ए पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मैं बताऊं अगर ये डेफिनेशन अगर आप 11th स्टैंडर्ड में लिखते हो ना या फिर 12th स्टैंडर्ड के लिए लिखते हो तो आपको 0 मार्क मिलेंगे। डिस्प्लेसमेंट का ये गलत डेफिनेशन है, भले ही आपके बुक में दिया है फिर भी ये गलत है। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि ये गलत कैसे होता है, ठीक है बेटा। आपका डेफिनेशन क्या बोलता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए टू बी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, बराबर। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है ऐसा नहीं है। उससे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से पहले भी एक पॉइंट आता है जो कि है आपका स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर्स एंड वेक्टर, व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग इधर से शुरू करेंगे, इधर जाएंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहला है स्केलर, वेरी गुड। स्केलर, सबसे पहला स्केलर, आपने बराबर जवाब दिया बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? द क्वांटिटी which has only magnitude and vector बोले तो क्या बेटा? the quantity, very good, the quantity which has magnitude and direction
इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो मास, लेंथ, मास, टाइम, इसका अगर देखेंगे तो वेट, फोर्स एक्सेट्रा। फोर्स तो नहीं लेते हम लोग, बट वेट, उसके बाद में देखेंगे वेलोसिटी। आई लेट यू नो हाउ। ये स्केलर वेक्टर बस इतना समझ लीजिए कि जो क्वांटिटी को डायरेक्शन जरूरी है, या फिर डायरेक्शन के बगैर जिसका आंसर नहीं निकल सकता, ऐसे क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? ऐसे क्वांटिटीज को बोलेंगे हम लोग जो है जो बिना डायरेक्शन के नहीं निकल सकती, ऐसे क्वांटिटीज को बोलेंगे वेक्टर। और जो बिना डायरेक्शन के निकल सकते हैं उसको बोलेंगे स्केलर। जैसे कि मास है, देखो मास यहां पे मेजर किया 70 ग्राम आया। आप यूएस में जाके मेजर करो कितना आएगा? 70। आप अपने नाना नानी के यहाँ पे जाके मेजर करो 70 आएगा। 70 तो 70 आएगा ना। मास चेंज होने वाला है कि किसी चीज का? वेट चेंज हो सकता है। वेट कैसे चेंज हो सकता है? ये जी के ऊपर डिपेंडेंट है। और जी क्या है? कहीं कहीं पे 9.8 होता है, कहीं कहीं पे 9.7 होता है, कहीं पे 9.9 भी हो जाता है, कहीं पे 9.8 हो जाता है, कहीं पे 9.876 हो जाता है। माइनर चेंजेस है। तो जिस वजह से वेट चेंज हो सकता है, लेकिन मास चेंज हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। मास चेंज नहीं होगा तो क्या चेंज होगा भाई? सिर्फ और सिर्फ आपका वेक्टर चेंज, मतलब कौन चेंज होगा? आपका वेट चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा। ठीक है। वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी है। स्पीड और वेलोसिटी कैसी आती है? मैं इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बताता हूँ। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस बेटा? डिस्टेंस बोले तो क्या? डिस्टेंस इज नथिंग बट, देखो एक बॉडी है, ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ए से बी पॉइंट पे गया, बी से सी पॉइंट पे गया, सी से डी पॉइंट पे वापस आया, डी पॉइंट पे। ठीक है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये क्या हुआ? उसका डिस्टेंस हुआ। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी बराबर। ये क्या हुआ? ए बी सी डी। ये क्या हुआ बेटा आपका? ये हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन अगर आपका डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हमारा बुक क्या बोलता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए टू बी। अगर मैं बोलूं शॉर्टेस्ट पाथ इसका, देखो ए से लेके डी तक एज कंपेयर टू दिस टोटल पाथ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये टोटल कंपेरेटिव, ये पूरे पाथ के कंपेरेटिव, ये कैसा हुआ? शॉर्टेस्ट ही हुआ ना। रुको एक मिनट, ये कैसा हुआ बेटा? शॉर्टेस्ट ही हुआ ना। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? क्या ये वाला पाथ डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है। ये वाला पाथ डिस्प्लेसमेंट नहीं है। देखो डेफिनेशन क्या बोली? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एट फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट पाथ। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा पाथ अगर कंपेयर करोगे आप, तो उसके कंपेरेटिवली ये कैसा हुआ? शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। उसके कंपेरेटिवली ये भी कैसा हुआ? शॉर्टेस्ट हुआ। लेकिन क्या ये दोनों भी पाथ डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं है। अगर आपने इन दोनों को डिस्प्लेसमेंट बोल दिया तो आप गलत हो। शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए बेटा? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या बना हो गया? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन straight line is known as displacement। इसमें जो ये स्ट्रेट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपने स्ट्रेट नहीं लिखा तो आपका मार्क्स गया। स्ट्रेट लिखना जरूरी है। शॉर्टेस्ट बोलते हो तो इसका मतलब देखो, यहां से यहां पे भी शॉर्टेस्ट है, यहां से यहां पे भी शॉर्टेस्ट है, एज कंपेयर टू ओरिजिनल। ये वाले तो शॉर्टेस्ट ही हुए ना, पर ये डिस्प्लेसमेंट हुए क्या? नहीं हुए। तो इस वजह से हम लोग बेटा वहां पे स्ट्रेट लाइन मेंशन करते हैं। स्ट्रेट लाइन अगर मेंशन किया तो ही जाके वो क्या हुआ? आपका शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, अदरवाइज इट इज नॉट योर शॉर्टेस्ट पाथ। ओके बेटा, अब ये तो हो गया फर्स्ट वाला। अब देखते हैं सेकेंड वाला कि डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, एक्चुअल पाथ ये है। एक्चुअल ए बी सी डी जो है आपका एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ को क्या बोलेंगे बेटा? हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। और जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, ए से लेके डी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस कैसा भी हो सकता है। देखो डिस्टेंस के लिए ये सीधा, फिर राइट हैंड में टर्न, देन अगेन अगर राइट हैंड में टर्न लिया तो अगेन राइट हैंड में टर्न, तो ये अगेन राइट हैंड में टर्न। तो
तो इसको डायरेक्शन है क्या कहीं पे? तो भी नहीं है, इसको कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसको डायरेक्शन है ना, स्ट्रेट लाइन बोला ना, तो डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन है मतलब ये स्ट्रेट पाथ में होगा ऐसा, बराबर। और अगर स्ट्रेट पाथ में तो उसका डायरेक्शन है, और स्ट्रेट पाथ में मतलब एक स्ट्रेट पॉइंट में होगा, स्ट्रेट पॉइंट में है तो उसको डायरेक्शन है भाई, ईस्ट में जा सकता है, वेस्ट में जा सकता है, फिर नॉर्थ में, साउथ में, कहीं पे भी जा सकता है। स्ट्रेट बोला ना हमने, स्ट्रेट बोला मतलब क्या, एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में वो जा रहा है। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में जाता है तो उसको हम लोग स्ट्रेट पाथ बोल देते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं। जब ये स्ट्रेट लाइन होता है बेटा, जब कभी भी पाथ या फिर प्रोजेक्टल पाथ जो है स्ट्रेट लाइन होता है तो उसको डायरेक्शन है, स्ट्रेट है मतलब एक ही और एक है तो डायरेक्शन है। तो इसी वजह से जो है डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जाता है आपका स्केलार में और डिस्प्लेसमेंट जाता है आपका वेक्टर में। ओके, अब इसके बाद में जितने भी मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूं, फिर जितने भी पॉइंट्स में लेने वाला हूं, उन सभी पॉइंट में ये पॉइंट मैं रिपीट करने वाला हूं, बार बार आपसे पूछने वाला हूं कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, या फिर कोई भी जो भी नेक्स्ट क्वांटिटी आती है उसमें से स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है, ये मैं आपको बार बार पूछने वाला हूं। तो देखिए मैं यही पॉइंट बोल रहा था आपको कि मैं कभी भी आगे कोई भी क्वांटिटी पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज पढ़ाऊंगा, तो मैं उसमें आपको बीच में से पूछूंगा कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, मेरे को बताओ। तो आपने उसमें वहां पे बताने कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। इससे होगा क्या मालूम है क्या, बहुत साल अगर आपने पिछले जेई के पेपर उठा के देखे होंगे पिछले 3 साल पहले के, तो उसमें क्या किया है, जेई के कुछ एक क्वेश्चंस में ऐसा डायरेक्टली दिया गया है कि कैलकुलेट द आंसर एंड लेट मी नो वेदर द आंसर इज स्केलर और वेक्टर, ऐसा उसने लास्ट में एक पॉइंट बना के डाल दिया है। अब मैं आपको इसीलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बेटा, अगर आपको मालूम रहेगा कि आने वाला आंसर स्केलर है कि वेक्टर है, या फिर उसको ओवरऑल क्वेश्चन को देख के आइडिया लग जाता है कि भाई इसका आने वाला आंसर जो है स्केलर आने वाला है, तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को कैलकुलेट करते बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ऑप्शन में से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। भले ही जेई के रहो, नीट के रहो, दोनों में भी सेम ही है, दोनों में भी अगर पूछते हैं तो ऑप्शन को पकड़ के भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। हो गया बेटा, अब हमारा हो गया स्पीड और वेलोसिटी हो गया। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी के ऊपर, जो कि नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। और नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज मीन बाय स्पीड बेटा एंड व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी? अगर आपने स्पीड देखा तो स्पीड है इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। एंड वेलोसिटी के लिए क्या बोलेंगे बेटा? वेलोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके बेटा, देखो अगर स्पीड के बारे में हम लोग लिखते स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट की अगर बात करेंगे हम लोग, इसके यूनिट की अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है बेटा? डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, अपॉन टाइम का यूनिट क्या है बेटा? सेकेंड। आप बोलोगे डिस्टेंस का यूनिट मीटर कैसे लिया? डिस्टेंस क्या है बेटा? वन टाइप ऑफ लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है हमने देखा है, मैंने फिजिकल क्वांटिटीज में आपको लिख के दिया है कि लेंथ का यूनिट क्या है बेटा? लेंथ का यूनिट है मीटर, सो इसलिए मैंने मीटर को मीटर लिखा। टाइम का यूनिट क्या लिखा था बेटा? हमने सेकेंड लिखा था, इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया? सेकेंड। तो हमारे स्पीड का डिस्टेंस, स्पीड का यूनिट क्या हो गया बेटा? स्पीड का यूनिट हो गया, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट क्या हुआ बेटा? वैसे अगर हम लोग वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू अगेन मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। जब मैं आपको यहां पे देखो, ये हो गया इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। जब हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे ना, डायमेंशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये ट्रिक आपको मैं बता दूंगा, जब हम लोग शुरू करेंगे उस टाइम पे मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जिन दो क्वांटिटी के यूनिट सेम होते हैं उनके डायमेंशन भी सेम होते हैं। ये आप पॉइंट लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है, कि इफ यूनिट्स ऑफ टू और मोर क्वांटिटी आर सेम देन their dimensions are also same। ये मैं आपको डायमेंशन जब लेंगे ना उस टाइम पे लेंगे, लेकिन ये कहीं पे तो भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
कि अगर दो क्वांटिटी के यूनिट सेम होते तो उनके डायमेंशंस भी क्या हो जाते हैं, सेम ही हो जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये हो गया आपका स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अब ठीक है, अब इसी के ऊपर आपको कुछ एक न्यूमेरिकल आते हैं जो कि हम लोगों ने 7th 8th 9th 10th क्लास में पढ़े वाले स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स। तो आई डोंट थिंक कि मुझे स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स लेने हैं। अगर लेने हैं तो वैसा मुझे आप वो कमेंट में लिख दीजिए कि आपको स्पीड और वेलोसिटी के भी न्यूमेरिकल्स लेने हैं क्या, पर मुझे नहीं लगता कि उनको लेने की ज़रूरत है, बिकॉज 7th 8th स्टैंडर्ड से हम लोग इसको कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्पीड वेलोसिटी हो गया। अब आप मुझे बताइए इसमें से, अब आपने मुझे बताना है कौन इसमें स्केलर रहेगा और कौन इसमें वेक्टर रहेगा। आपने कमेंट करके दिखाना है। जो वेक्टर है सिर्फ इसमें इतना बताओ, इन दोनों में कौन वेक्टर है, इन दोनों में ये स्पीड और जो वेलोसिटी जो हमने लिखा है ना, स्पीड और वेलोसिटी में कौन वेक्टर है। हाँ, वेलोसिटी क्या है बेटा, वेक्टर। वेरी गुड, जितने भी लोगों ने वेलोसिटी को वेक्टर कहा है ना वो सारे लोग करेक्ट हैं। जितने भी लोगों ने वेलोसिटी को वेक्टर कहा है वो सारे लोग करेक्ट है। उन सबका आंसर भी क्या है बेटा, एकदम करेक्ट है, एक्यूरेट है। देयर आंसर मस्ट बी एक्यूरेटेड, बराबर, उनके आंसर एकदम करेक्ट है। जिन्होंने भी कहा कि वेलोसिटी वेक्टर है वो करेक्ट, जिन्होंने स्पीड को वेक्टर कहा वो गलत हो गया। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस को डायरेक्शन है क्या? नहीं है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है, सॉरी आलस से चुप, सॉरी बेटा, देखो स्पीड जो है, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वह आपकी स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज ऑफ दैट स्पीड भी आपका स्केलर क्वांटिटी हुआ। वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट आपका कौन सा क्वांटिटी है, अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, जिस वजह से वेलोसिटी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, स्केलर और वेक्टर समझ में आया। अब इसके बाद में जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितने भी हम लोग पॉइंट सीखेंगे, उन पॉइंट में जैसे हम लोगों ने पूरे पॉइंट लिख दिए, नीचे खट करके आप लिख देना है कि ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है कि स्केलर है। ऐसे जब आप पूरे पॉइंट्स को लिखते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके ये पूरे पॉइंट्स जो है क्लियर होते जाएंगे। ठीक है बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, अभी तक सबसे पहले हमने देखा बेसिक क्वांटिटीज के बारे में देखा है कि क्या होती है बेसिक क्वांटिटी, क्या होती है कैसी क्वांटिटी, क्या होता है, ये सब हमने देखा है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा बेटा, उसके बाद में हमने देखा बेसिक क्वांटिटी के बाद में सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ा कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा बेटा, उसके बाद में हमने डिराइव क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा देखा। डिराइव क्वांटिटी के बाद में हमने क्या देखा कि स्केलर और वेक्टर देखा, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन देखा कि कैसे कैसे क्वांटिटी को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, स्केलर में या फिर वेक्टर में, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वी हैव टेकन ऑल द कंसेप्ट। देखो ये जो हमारा कल का और आज का सेशन है और जो कल होने वाला सेशन है, ये पूरा बेसिक के ऊपर होने वाला सेशन है। ये तीनों भी सेशन जो है वो पूरे बेसिक के ऊपर होने वाले सेशन है। तो इन सेशंस में अगर आपको कहीं पे भी अड़चन आती है तो आपने पूछना है, बिकॉज ये तीन जो है, ये पहले 5 दिन का जो सेशन होता है, ये 5 दिन का सेशन ही आपका पूरे साल का बेस है। ओके, तो इन पांचों को आपने माइंड से निकाल देना है, मतलब इसमें थोड़ा सा भी आपने डाउट नहीं रखना है। अगर आपके माइंड में 5% भी डाउट रहता है तो इसका मतलब आपको फिजिक्स बहुत ज्यादा हार्ड जाएगा। तो ये पहले जो 2 दिन का है आपने प्रॉपरली लिखना भी है, आपने प्रॉपरली उसको मेंटेन भी करके रखना है। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, मुझे लग तो रहा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको अड़चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना मत भूलिए। ओके, कोई भी अड़चन आने दीजिए आप, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। हम लोग 11 जो है पूरा बेसिक से पूरा लास्ट तक लेने वाले हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स करते हो अटेंड तो यूट्यूब से। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फ्री है, बस जाते जाते सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और बेल आइकन को भी दबाना है। ये आपके लिए है क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब कभी भी वीडियो में अपलोड करूँगा। ठीक है बेटा, सो याद से भूलिएगा नहीं, और जितने भी बीच में सवाल पूछे वो सारे सवाल के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो टिल द एंड, थैंक यू सो मच, बाय।